चलो भाई करते हैं फिर अपना काम शुरू। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज तीसरा लेक्चर। और जो आज हम पहले टाइटल करने जा रहे हैं दैट इज हाइलाइट्स ऑफ एपी। लिखिए बेटा, टाइटल है आपका हाइलाइट्स ऑफ एपी। हाइलाइट्स, है ना, ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या क्या इसमें हाइलाइट्स है? हाइलाइट्स माने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसमें आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए, आपके पास कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, ठीक है जी, और आपने उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर मान लीजिए आपने ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया, वो आपकी मर्जी है आपने क्या किया होगा किसी भी एक कांस्टेंट नंबर से। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैंने क्या लिया, मैंने एक सीरीज लिखी ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। आप सब जानते हैं ये एपी में, एपी की जनरल सीरीज मैंने लिखी हुई है। और मैंने क्या किया, मैंने पूरी सीरीज में के ऐड कर दिया, पूरी सीरीज में मैंने के को ऐड कर दिया। तो जब मैं के को ऐड करूंगा तो सीरीज जो है वो ऐसी नजर आएगी, ए प्लस के, ए प्लस डी प्लस के, ए प्लस डी टू डी प्लस के। समझ रहे, ऐसी सीरीज नजर आएगी। तो अगर आप ये जो नई सीरीज फॉर्म हुई है जिसमें मैंने के को ऐड किया है, आप इस सीरीज को भी चेक करेंगे, इसकी सेकंड टर्म में से पहली टर्म को माइनस करेंगे तो आप देखेंगे डिफरेंस आ रहा है डी, है ना। आप इसकी सेकंड थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस करेंगे तो यहाँ भी डिफरेंस आ रहा है डी। और अगर डिफरेंस सेम आता है तो यानी ये नीचे वाली सीरीज भी अपने आप में क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही लिखी गई है। अब के यहाँ पर हो सकता है पॉजिटिव नंबर हो, के यहाँ पर हो सकता है नेगेटिव नंबर हो, यानी प्लस और माइनस में हम ये बात बोल सकते हैं कि जो सीक्वेंस हमारे पास आता है, जो सीक्वेंस हमारे पास आता है वो अपने आप में क्या आता है भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही आता है। वो सीक्वेंस क्या आता है भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही आता है। इसी तरीके से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड में भी हम लोग एक बार वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या ये बात सत्य है या नहीं है। अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड की बात करूं और पूरे को मैं के से मल्टीप्लाई करा दूं, के से मैंने पूरी सीरीज को जब मल्टीप्लाई कराया तो सीरीज क्या नजर आएगी, के इंटू ए, फिर क्या नजर आएगी, के इंटू में ए प्लस डी, फिर क्या नजर आएगी, के इंटू में ए प्लस टू डी, है ना। ये सीरीज आ जाएगी जैसे के से पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा। अब दोबारा डिफरेंस चेक करते हैं, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है डी इंटू के। आप करके देखिए, माइनस के ए से के ए कट जाएगा, के इंटू डी आपके पास रह जाएगा। फिर आप इसमें से इसको करेंगे तो के ए से के ए यहाँ भी कट जाएगा, टू के डी में से के डी जाएगा तो यहाँ पर भी क्या बचेगा बेटा, डी इंटू में के बचेगा। तो आप देखिए यहाँ पर भी जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, यहाँ पर भी जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। यानी कि ये बात हमने वेरीफाई कर ली है क्या, कि जो सीरीज अगर पहले से एपी में है उसमें आप कोई भी कांस्टेंट आप उसको ऐड करें, आप उसको माइनस करें, आप मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें। ऑफ कोर्स डिवाइड के केस के लिए हम क्या कहते हैं कि जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। और वो तो अंडरस्टूड ही है। देखो अगर मैं ये कहूंगा कि एक एपी और उसमें मैंने जीरो ही ऐड कर दिया, पूरे के अंदर जीरो ऐड कर दिया, तो क्या वो एपी रहेगा? ये तो अंडरस्टूड सी बात है, रहेगा ही रहेगा, है ना। तो इसलिए हम नॉन जीरो शब्द का प्रयोग कर रहे होते हैं ताकि डिवाइड वाले केस में हमें दिक्कत ना हो, क्योंकि जीरो से तो डिवाइड करा नहीं सकते अपन लोग। ठीक है बात ये, तो उम्मीद करता हूँ ये पहले वाला हाईलाइट आप सब भाइयों को क्लियर हो गया होगा, है ना। पहले वाले हाईलाइट में हमसे क्या कह रहे हैं, इस चीज को आप अपने पास नोट कर सकते हैं ना, कि इफ आ, लिख लीजिए, चलिए इंग्लिश में लिखवा देते हैं आपको, क्या है कि इफ आ नॉन जीरो कांस्टेंट इज एडेड कोमा सब्ट्रैक्टेड कोमा मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड, है ना। कोई भी इनमें से हो सकता है ऑप्शन, या बाइनरी भी चल सकता है ना, कोई दो आ गए, है ना, कि पहले सब्ट्रैक्ट कर दिया फिर मल्टीप्लाई कर, तब भी एपी रहेगा, ठीक है। अगर इफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट एडेड सब्ट्रैक्टेड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इन a ap in an ap then resulting sequence is also ap, then resulting sequence is also ap, है ना। ये बात आप लोग नोट करके रख लीजिए अपने पास। रिजल्टिंग सीक्वेंस भी जो आएगा वो भी क्या आएगा बेटा, अपने आप में एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही आएगा। क्लियर है बात, ये उम्मीद करता हूँ। ये वाला पहला हाईलाइट बताओ, सबको क्लियर है पहले वाला हाईलाइट? सबको क्लियर है क्या पहला हाईलाइट? बोलिए, है ना। पहले से ही आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, मेरे को उम्मीद है बचपन में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। दूसरा हाईलाइट की बात करते हैं, दूसरे हाईलाइट की, कि कभी भी अगर आपको एपी के अंदर टर्म्स माननी होती है ना, कभी भी अगर आपको एपी के अंदर टर्म्स माननी होती है ना, यहाँ पर लिख लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे लिख लीजिए नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। यहाँ पर वो आ जाएंगी टर्म्स जो आपको माननी है ना। और यहाँ लिख लेते हैं उसका डिफरेंस, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं डिफरेंस। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा टर्म्स,
ठीक है, मान लीजिए आपको एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी माननी है बेटा, 3 माननी है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी माननी है, 3 माननी है। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 माननी है तो आप क्या मानते हैं एपी के अंदर, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये 3 टर्म्स आप एपी के अंदर मानते हैं। इसके पीछे एक कारण होता है, जब भी आपको एपी के अंदर 3 टर्म्स माननी होती है ना, तो आपको वो जनरली करता क्या है, उन तीनों टर्म्स का सम प्रोवाइड कर देता है। और अगर आपको तीनों टर्म्स का सम प्रोवाइड कर दिया, जैसे ही आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपके पास एक ही वैल्यू आ जाएगी, आपके पास एक ही वैल्यू हो जाएगी, और फिर डी की वैल्यू कोई और कंडीशन गिवन रहेगी जिसकी मदद से हमें निकालना होता है। इसलिए ये टर्म्स मानना सबसे आसान काम होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जो डिफरेंस चल रहा है पूरी सीरीज में, वो चल रहा है डी। डिफरेंस जो पूरी सीरीज में चल रहा है वो है टी। इसी तरीके से अगर आपको ऐसा करना पड़ जाए कि एपी के अंदर आपको जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी माननी पड़ जाए, 4 माननी पड़ जाए, तो जो टर्म्स आप मानते हैं दैट इज ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 3d, ये 4 टर्म आप मानते हैं। अगेन फायदा इन 4 टर्म्स को मानने का यही है कि जैसे ही आप इन चारों को जोड़ेंगे, जैसे ही आप इन चारों को जोड़ेंगे तो आपको पता है डी से डी सारा कैंसिल हो जाएगा, एक ही वैल्यू आ जाएगी, और फिर डी हम निकाल लेंगे। अगर इसका कॉमन डिफरेंस आप देखेंगे तो इसका कॉमन डिफरेंस चल रहा है 2d। इस सीरीज में जो कॉमन डिफरेंस चल रहा है वो चल रहा है 2d। उम्मीद करता हूँ सब भाइयों को ये बात क्लियर होगी। इसी प्रकार से आप एपी के अंदर अगर 5 माननी पड़ जाए, हालांकि ऐसा होता नहीं है, मैक्सिमम जो अगर क्वेश्चन पूछ सकता है तो 4 पे ही पूछता है ज्यादातर। मान लीजिए अगर आपको 5 टर्म माननी पड़ भी जाए, आपको अगर क्या माननी पड़ जाए भाई, 5 टर्म माननी पड़ भी जाए, तो आप वो 5 टर्म क्या क्या मान सकते हैं, आप वो 5 टर्म क्या क्या मान सकते हैं, जल्दी से बताइए, बोलिए क्या क्या मानेंगे आप लोग, बताइए क्या लगता है आपको। कोई भेजे मेरे पास, कोई पहली 2-3 टर्म ही लिख के भेजिए, उससे अंदाजा पड़ जाएगा कि पता चल रहा है कि नहीं। अगर एपी के अंदर हमें 5 टर्म्स माननी पड़ जाए तो हम उसमें क्या माने, 5 टर्म्स। तो बेटा देखो 5 टर्म्स क्या करो, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी और ए प्लस 2d। यानी ये जो पहले 3 वाले थे ना, इसी में एक इधर चले गए और एक इधर चले गए। यहाँ पर जो डिफरेंस चल रहा है वो कितने का चल रहा है, डी का चल रहा है। यहाँ पर जो डिफरेंस चल रहा है बेटा वो डी का चल रहा है। क्लियर है, तो ऐसे अल्टरनेट चलता रहता है। ऑड वाले जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड माननी होता है तो डिफरेंस डी का चलता है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स माननी तो डिफरेंस 2d का चलता है। इस पेज का भी आप चाहे तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी, जल्दी से। ठीक है, क्लियर, ये कर लो। पिछला पेज ही तो है बेटा ये पिछला पेज ही तो है, इससे पिछला ये था, पहला पेज जो था, जल्दी नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आपका है, ये तो था सेकंड पॉइंट, अब जो अगला है सी पॉइंट, उसको लिखिए। क्या है सी पॉइंट, द सम ऑफ टू टर्म्स, द सम ऑफ टू टर्म्स इन एपी equidistant, the sum of two terms in AP equidistant from beginning, equidistant from beginning and end and end is always constant, is always same, sorry, is always same। कहानी का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है द सम ऑफ टू टर्म्स इन एपी, पहली जो इंपॉर्टेंट है वो है इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, शुरू से और अंत से, शुरू से और अंत से जब भी आप सम करेंगे तो हमेशा सेम आएगा। कहने का मतलब क्या है वो समझिए। एपी की टर्म्स हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं आप जानते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है जी, ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका ए प्लस एन माइनस 3d, फिर आएगा ए प्लस एन माइनस 2d, और फिर आएगा आपका लास्ट टर्म क्या होती है, nth टर्म ए प्लस एन माइनस 1। ये मैंने एपी की टर्म्स लिखी हुई है बेटा आपके सामने, ये मैंने एपी की टर्म्स लिखी हुई है। अब जो बोल रहा है आपसे इस प्रॉपर्टी में, वो ये बोल रहा है कि अगर आप इस एपी की पहली टर्म को पिक करें, शुरू से पहली और आखिरी से पहली, शुरू से पहली और आखिरी से पहली,
और इन दोनों को जब आप जोड़ें, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे, जोड़ने पे देखिए क्या आ रहा है बेटा, जैसे ही आप इसको और आखिरी वाली को जोड़ते हैं तो देखिए आप लोग क्या आ रहा है, जल्दी से बताइए। आपने सम के फॉर्मूला में भी ये चीज करी थी अगर आपको याद हो तो, जब हमने सम का फॉर्मूला का डेरिवेशन किया, तो दोनों को जोड़ने पे आ रहा है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दोनों को जोड़ने पे आ रहा है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी तरीके से जैसे आपने इनको जोड़ा है, इसी तरीके से अगर आप पहली से दूसरी, समझ रहे हैं, स्टार्टिंग से दूसरी और एंड से दूसरी, एक तो बिगिनिंग से उठानी है और एक एंड से उठानी है, अगर इन दोनों का भी आप सम करेंगे तो आप जानते हैं इन दोनों का सम भी क्या आने वाला है। दोनों का सम करके देखिए बेटा अपनी कॉपी में, देखिए क्या इन दोनों का सम भी यही आएगा कि नहीं आएगा, इन दोनों का सम भी यही आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरीके से आप पहले से तीसरी, आप क्या करें, पहले से तीसरी, ये रही पहले से तीसरी और ये रही आखिरी से तीसरी, थर्ड लास्ट, इनको भी जोड़ेंगे तब भी आप जानते हैं कि सम यही आएगा। तो यही वो आपसे कहना चाह रहा है, और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, कई छोटी छोटी जगह पे बहुत काम की लग जाती है। द सम ऑफ टू टर्म्स इन एपी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज सेम। क्लियर है बेटा सबको ये वाली प्रॉपर्टी, तो वाई लिख के भेजो। ठीक है, सबको क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिफरेंस चेक कर लो बेटा, शिव करके देख लो, है ना, सब हमारे काम की चीज है वो हमने कर लिया। चलो अगला करते हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये हमारी थी सी प्रॉपर्टी, है ना। इसी तरीके से डी प्रॉपर्टी तो खैर आप लोगों ने पहले बहुत कर रखी है। तो इफ, अगर ऐसा है कि ए बी सी आर इन ए पी, अगर कभी ऐसा आपको मिलता है तो आप क्या मानते हैं, यहाँ से क्या आता है आपके पास, ये आता कैसे, डिफरेंस लेके। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आएगा बी माइनस ए, बराबर आएगा इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि सी माइनस बी, दोनों का डिफरेंस बराबर आएगा। ठीक है बेटा, बी को आप एक तरफ ले आइए तो क्या आ जाएगा, टू बी बराबर में ए प्लस सी, है ना। और ये प्रॉपर्टी आप लोग पहले से ही आप जानते थे, है ना, पहले भी हमने लिखी हुई है कि अगर ए बी सी ए पी में है तो क्या आ जाएगा, टू बी बराबर ए प्लस सी आ जाएगा, टू बी बराबर ए प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाली प्रॉपर्टी आप सब पहले से जानते ही हैं, तो इस पर हम ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है उस पर आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है ई प्रॉपर्टी, उस पर हम आ जाते हैं। ठीक है, ये भी खैर हम पहले लिख चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा बता रहा हूँ, आपको याद आ जाएगा। आप लोगों ने ये बात लिखी थी क्या, कि कभी भी अगर आपको, कभी भी अगर आपको क्या बोला था हमने, कि ए एन अगर कभी निकालना पड़ जाए, ए एन अगर कभी निकालना पड़ जाए बाय यूजिंग सम का फॉर्मूला, तो जब यहाँ एन है तो यहाँ भी एन आएगा और पीछे से एक कम हो जाएगा। समझ रहे, पीछे से एक कम हो जाएगा। मैंने हालांकि इसको ऐसे लिखवाया था, अगर आपको याद हो, कि यहाँ पर अगर n प्लस वन है तो यहाँ पर भी n प्लस वन आ जाएगा और पीछे से एक कम हो जाएगा। तो बात तो एक ही है, चाहे आप इससे जाओ चाहे उससे जाओ। बोलो सही बात है ना, बात एक ही है, चाहे आप इससे जाइए चाहे आप उससे जाइए, कोई खास फर्क दोनों में नहीं है, दोनों सही बात है। क्लियर है भाई, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, कि nth टर्म निकालने का एक ये भी तरीका होता है, सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n माइनस वन टर्म्स आप माइनस कर दीजिए। पिछली बार जो लेक्चर किया था उसमें हमने इस बात के बारे में बात हो गई थी हमारी इस चीज। क्लियर है यहाँ तक, तो एक बार वाई लिखो भाई। ठीक है, चलो यहाँ तक सारे भाई कह रहे हैं कि उन्हें क्लियर है। तो आगे बढ़ना चाहिए, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, सम के डेरिवेशन हम लोगों ने कर लिया था, प्रॉपर्टीज इतनी हमने देख ली। सम के कुछ डेरिवेशन, सम का डेरिवेशन हमने कर लिया था ना पिछली बार, सम के फॉर्मूला का, तो उसी पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, आप लोग जल्दी से आंसर बताएंगे। ठीक है, आप लोग जल्दी से आंसर बताएंगे, क्वेश्चन लिखिए और आंसर बताइए। ठीक है, क्वेश्चन है आपके लिए कि फर्स्ट टर्म दे रखी है 5, ठीक है, लास्ट टर्म आपको दे रखी है 45 और सम दे रखा है 400। सम आपको दे रखा है 400, तो आपको n की वैल्यू बतानी क्या आएगी, जल्दी से बताओ। है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चों सा क्वेश्चन है, सभी बच्चों का आंसर एक बार आ जाए। आपको n की वैल्यू बतानी है, जल्दी से बताओ क्या आएगी। n की वैल्यू सब बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए आंसर आ गया, करते हैं बेटा।
है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, सम इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सम की वैल्यू 45 गिवन ही है, इज इक्वल टू n/2, फर्स्ट टर्म की मैंने 5 और 45 हो जाएगा बेटा 50। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आगे तो किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। n की वैल्यू निकल गई यहाँ से, बोलिए। एवरीबॉडी, कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? वेट 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 वेट, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। सम 400 था ना, सॉरी, सम मैंने 400 बोला था, 45 लिख दिया यहाँ पे। 400 आएगा भाई, मैं कहूँ ऐसा अजीब सा आंसर आ रहा था। एन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी, 2 से आपने 25 को काट दिया और 25 से आप इसको काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 25 इंटू 16 हो जाएगा, एन की वैल्यू हो जाएगा 16। ठीक है, 25 इंटू 16। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन है अब आपके पास, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से लिखिएगा। क्वेश्चन है एवरीबॉडी, क्वेश्चन है, जल्दी से लिखिए। सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ 3, लिखिए बेटा, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एपी, ये आपको गिवन है बेटा, इज 27। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एपी इज 27 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, सम ऑफ their squares, sum of their squares is 298, sum of their squares is 298। चलिए उनके स्क्वायर्स का सम 298 है। फाइंड एस एन एंड टी एन, है ना, nth टर्म निकालनी है और n टर्म्स का सम का एक्सप्रेशन निकालना है। चलिए मेरे भाई करते हैं जल्दी से इसको सॉल्व। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आपको 3 टर्म्स एपी में माननी है तो 3 टर्म्स आप एपी में क्या मानते हैं, अभी पीछे हमने किया था बेटा। 3 टर्म्स एपी में मानी जा सकती है, a-d, a और a+d। सही बात है। अब इसीलिए मानते हैं, मैंने आपको बोला ही था कि वो आपको सम देके चलेगा। तो सम कितना कह रहा है, 27। तो इन सबको जब जोड़ देंगे तो आना चाहिए 27। सही है बात बेटा, डी से डी कट जाएगा तो 3a बराबर 27। तो ए की वैल्यू आप सबको नजर आ रही होगी, कितनी आ गई, 9। क्लियर, ये तो पहली चीज आ गई। अब डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो दूसरी प्रॉपर्टी है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 298। तो सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इनके सम स्क्वायर्स का सम, यानी a माइनस डी का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा a प्लस डी का स्क्वायर। ये कितना दे रखा है बेटा, 298। क्लियर है भाई, ये कितना दे रखा है आपको, 298। बस इस चीज को आप सॉल्व कर लेते हैं, कर लेंगे आप खुद ही। ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad और प्लस 2a2 कट जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा 3a स्क्वायर और डी स्क्वायर आ जाएगा 2d स्क्वायर। बराबर में आ गया 298, ए की जगह 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 इंटू 3 243, 243 उधर जाके माइनस हो जाएगा। बोलिए 243 जब इधर आके माइनस होगा तो कितना रह जाएगा भाई, 298 में से 243 गया, 8 में से 3 गया 5, 9 में से 4 गया, एक मिनट कितना माइनस करे थे, 243, तो 9 में से 4 गया 5, 55। क्या सही लिखा है मैंने, या गलत लिख दिया है? वेट 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 वेट, बताइए कितना आएगा, आप लोग ही बताइए। सही है, तो मैंने फिर ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ कर दिया, 1 मिनट, है ना, क्योंकि डी वैसे सही है, डी आप फ्रैक्शन में भी ला ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए। 293 है वहां पे, ठीक है, 293 है क्वेश्चन में, यहाँ पे सही कर लीजिए। यहाँ पे 293 है बेटा, इसको सही कर लेना सारे, क्योंकि तभी आपका आंसर थोड़ा अजीब सा आ रहा होगा। 293 है यहाँ पे, ठीक है। अब जब आप माइनस करेंगे 293 में से कितना, 243, तो यहाँ 50 आएगा, बी से ये कट गया तो आ गया 25। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ से डी की वैल्यू आ गई +-5। एक बार तो +5 और एक बार डी की वैल्यू आ गई -5। समझ रहे हैं बेटा, एक बार डी की वैल्यू आएगी +5, एक बार आएगी -5। ठीक है, यहाँ करेक्शन कर लेना, 298 नहीं है 293। ठीक है भाई, D5 और D-5। बस अब आपको जो निकालना है आप निकाल ही सकते हो। मैं आपको एक चीज निकाल के बता देता हूँ, जैसे Tn है, Tn क्या होता है आप जानते हैं, a + n-1 इंटू डी, nth टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो आपने निकाल ही दिया था, 9 आ रहा है, प्लस n-1, डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, 5। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ गया, 5 इंटू में n प्लस में आ गया 4। क्लियर है, Tn निकल गया। बाकी सारी चीजें आप खुद निकाल लेंगे, जल्दी से बताइए, बाकी सारी चीजें आप खुद निकाल लेंगे कि नहीं, है ना। Tn जैसे आया ऐसे Sn निकाल लोगे, यहाँ के लिए Tn निकाल दोगे। जल्दी से यस लिख के भेजो, बोलो भाई।
जल्दी से यस लिख के भेजो, पक्का है ना, आसानी है काम, कोई खास नहीं। यहाँ 293 था क्वेश्चन, ठीक है। ये लो भाई, जिसने स्क्रीनशॉट लेना ले लो। ठीक है, चलिए बेटा, जो प्रॉपर्टी वाला सेक्शन था उसमें एक प्रॉपर्टी आप और जोड़िए, है ना। प्रॉपर्टी वाले सेक्शन में आप एक प्रॉपर्टी और जोड़ लीजिए। क्या है उसको जरा पहले समझने की कोशिश करना। मैं आपके सामने एक एपी लिखता हूँ भाई, जैसे लिख रहा हूँ, सिंपल सी एपी है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये मैंने कोई एपी आपके सामने लिखी। ठीक है भाई, मैंने क्या कहा, मैंने आपसे ही कहा कि चलो ठीक है एपी तो ठीक है, आप एक काम करो, आप ना इस एपी में से दो दो टर्म छोड़ के उठाते रहो, दो दो टर्म्स, है ना। यानी आपने मान लो अगर पहला टर्म उठाया, आपने पहला टर्म उठाया यानी कि 2, फिर दो टर्म छोड़ दो और फिर ये वाली टर्म उठा लो 8, फिर दो टर्म छोड़ दो और ये वाली टर्म उठा लो 14। समझ रहे हो क्या 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 किया मैंने, कि एपी में से मैंने आपसे ये कहा कि आप दो दो टर्म छोड़कर उठाते रहे, दो दो टर्म छोड़ के। अब आप मुझे बताइए, ये जो 3 नंबर आपके पास आए हैं, क्या ये एपी में आए हैं कि नहीं आए हैं? ये जो 3 नंबर है, क्या ये एपी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आप कहोगे बिल्कुल आ रहे हैं, और ऐसा हर बार होगा, है ना, ऐसा हर बार होगा। आप समझ भी पा रहे हैं, क्योंकि जब आप बराबर बराबर गैप पे उठाएंगे तो डिफरेंस तो सेम ही आना है। समझ रहे हो, जो इसका और इसका डिफरेंस आएगा वही इसका और इसका डिफरेंस आएगा। तो यही आपकी अगली प्रॉपर्टी है बेटा, यही आपकी अगली प्रॉपर्टी है कि अगर आप एपी के अंदर, इस बात को आप लिख लीजिएगा अपनी भाषा में, हिंदी में लिख लेना, कि अगर एपी के अंदर आप लगातार गैप से टर्म उठाते हैं तो वो टर्म्स जो होंगी वो भी एपी में ही आएंगी। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए, इफ वी पिक terms from AP in regular interval, है ना, then new terms is also in AP, तो जो नई टर्म्स आएंगी वो भी किस में आएंगी भाई, एपी में ही आएंगी। जो नई टर्म्स आएंगी वो भी किस में आएंगी, एपी में ही आएंगी। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है? जल्दी से बताइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन एक लिखते हैं बेटा, है ना, क्वेश्चन एक लिखते हैं, जल्दी से लिखिए। शो दैट, क्वेश्चन है, शो दैट सम ऑफ m minus nth term and m plus nth term in an AP is equal to twice the mth term। समझ रहे हो भाई करना क्या है, समझ रहे हो भाई करना क्या है पूरे क्वेश्चन में, कि शो दैट m plus nth term and m minus nth term इन AP, उनका जो सम है इज इक्वल टू ट्वाइस द mth टर्म आ जाए। देखो बेटा, इसकी एक लेंथी अप्रोच है। लेंथी अप्रोच क्या है, वो ये है कि आप करेंगे क्या, कि सम ऑफ m माइनस nth टर्म, वैसे लेंथी तो नहीं है खैर, है ना, ज्यादा लेंथी तो नहीं है, m माइनस nth टर्म, और कह रहा है कि m प्लस nth टर्म, इन दोनों का जब आप सम करेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, ट्वाइस द mth टर्म के, ट्वाइस द mth टर्म। तो अगर इन दोनों का सम मैं करूं, ध्यान से देखिएगा, दोनों का सम यदि मैं करूं तो m माइनस nth टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस m माइनस n माइनस वन इंटू डी। समझ रहे, a प्लस m माइनस n माइनस वन इंटू डी, और इसको क्या लिखेंगे, a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू में डी। समझ रहे, जो भी यहाँ होता है उससे एक माइनस करके आ जाता है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे बेटा तो a प्लस ए कितना आ गया, 2a आ गया, a प्लस ए 2a आ गया। ध्यान से देखिएगा, md और md भी आ गया, वो भी दो बार आ गया, तो 2 ऑफ md भी आ गया। माइनस का nd और प्लस का nd तो कट जाएगा, माइनस डी और माइनस डी दो बार आ गया, तो माइनस का 2d, ये आपके पास बच गया यहाँ से। समझ रहे हैं, ये चीज आपके पास बच गई यहाँ से।
और इस चीज को तो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर ही सकते हैं, इस चीज को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर ही सकते हैं। देखिए क्या आ गया ये, अगर आप पूरे में से 2 को कॉमन ले लें तो a प्लस यहाँ से d कॉमन ले लो तो आ गया m माइनस 1 इंटू डी। और ये आप जानते हैं कौन सी टर्म आ गई बेटा, ट्वाइस ऑफ mth टर्म आ गई। यही आपको प्रूफ करना है। बोलिए क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है? यही आपको प्रूफ करना था। लेकिन इस चीज को आप थोड़ा तेजी से भी देख सकते थे। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये टर्म क्या है, m से n टर्म्स पीछे गए, जो mth टर्म थी ना उससे n बार पीछे गए, और ये क्या है कि m टर्म्स से हम n बार आगे गए, यानी कि ये mth टर्म आ गई, मान लो ये mth टर्म आ गई, तो ये टर्म कहाँ आई होगी, इससे n पीछे यानी m माइनस एन, और दूसरी कहाँ आई होगी बेटा, उससे n आगे m प्लस एन। और अभी आपने ये बात पढ़ी थी कि अगर रेगुलर इंटरवल से हम चीजों को उठाते हैं तो वो भी एपी बनाएंगी, यानी कि ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये भी क्या बनाएंगी बेटा, एपी बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी, जल्दी बोलो। ये तीनों टर्म आपस में एपी बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि m से आप n पीछे जाओ और m से आप n आगे जाओ तो ये भी एपी बनेगी। और अगर ये एपी में है तीनों टर्म्स, तो आपने भी पढ़ा था सुबह कि ए बी सी अगर एपी में है तो ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी, यानी इसका ट्वाइस, mth टर्म का ट्वाइस बराबर होगा किसके, m माइनस एन प्लस m प्लस एन। और यही हमें प्रूफ करना था, बोलो यही हमें प्रूफ करना था। ये थोड़ा सा जल्दी हो गया प्रॉपर्टी, अगर आपको याद है तो, है ना, अदरवाइज ये तरीका तो है ही सदाबहार तरीका। बोलिए क्या क्लियर है आप सबको? स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से, जिसने लेना हो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इफ द सम ऑफ थ्री टर्म्स इन एपी इज 24, ये आपने करना है ना, सम ऑफ थ्री टर्म्स, थ्री टर्म्स इन एपी, ऑफ कोर्स कंसेक्यूटिव बोल रहा है, सम ऑफ थ्री टर्म्स इन एपी इज 24, है ना, एपी के अंदर तीन टर्म्स का जो सम है वो 24 है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, प्रोडक्ट दे रखा है उनका, प्रोडक्ट इज 440, फाइंड टर्म्स, उन टर्म्स को फाइंड कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ सबको, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ जल्दी। चलो भाई सॉल्व करते हैं, है ना, टाइम हो गया। सम ऑफ थ्री टर्म्स, तीन टर्म्स यदि एपी में है तो क्या मानते हैं आप, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, और इन तीनों का सम कितना आना चाहिए भाई, 24 आना चाहिए, इन तीनों का सम 24 आना चाहिए। डी से डी कट गया तो 3a बराबर आ गया 24, तो a बराबर आ गया बेटा 8, a बराबर आ गया 8, समझ रहे हैं आप। जैसे ही a की वैल्यू 8 आई, आपसे कह रहा है प्रोडक्ट कितना है 440, इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस डी और a प्लस डी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, साथ में है a और ये आना चाहिए 440। a की वैल्यू आप सब जानती हैं बेटा, a की वैल्यू आप सब जानती हैं कितनी है, अभी निकाली आपने 8, तो a की वैल्यू 8 यहाँ डाल दी, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस डी स्क्वायर, इंटू में जो 8 है वो तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो कितने पे जाएगा, 8 जैसे आप डिवाइड करेंगे 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, सही बात है, 64 भी उधर जाके माइनस हो जाएगा, 64 भी उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो डी स्क्वायर बराबर आ गया 9, ठीक है, तो डी बराबर आ गया प्लस माइनस 3, यानी दो टर्म्स दो बार आएगा, एक तो +3 के साथ और एक बार -3 के साथ। तो जब आप डी को +3 लेंगे, व्हेन डी इज क्या बेटा +3, जो जो टर्म्स हो जाएंगी क्या हो जाएंगी, 8, 8 माइनस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 8 और 11, और जब डी को आप -3 लेंगे, दोनों होंगे, एक बात ध्यान रखना, एमसीक्यूज में ऐसा होगा कि दोनों ऑप्शन होंगे, दोनों को देखना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आप पहला ऑप्शन देखें और डी के नेगेटिव को छोड़ दें। हाँ अगर वो क्वेश्चन गिवन करता है, इस बात का ध्यान रखें, कई बार वो क्वेश्चन में ऐसा गिवन रखेगा कि सम ऑफ थ्री टर्म्स इन एपी, थ्री टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग एपी, ऐसा बोल देगा, तो इंक्रीजिंग एपी में क्या होता है आप सब जानते हैं कि डी पॉजिटिव होता है, या बोल दे कि डिक्रीजिंग एपी है तो वहां आप जानते हैं डी नेगेटिव होता है, तो फिर आपको वही केस देखना होगा। लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही देखने पड़ेंगे, D-3 लेने पे जो एपी होगी वो क्या आ जाएगी, 11, 8 और 5, ये तो इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग। क्लियर है बेटा, जल्दी से वाई लिख के भेजो। चलो सबको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं फिर, आगे बढ़ते हैं फिर, है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से सभी भाई लिखेंगे, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स such that they form AP, such that
दे फॉर्म एपी। 32 को 4 भागों में बांटना है इस प्रकार से कि वो क्या बनाए बेटा, एपी बनाए, सच दैट दे फॉर्म एपी। ऑल्सो रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ also ratio of product of extremes to product of means is, ये जो रेशो दे रखा है बेटा, ये दे रखा है आपको 7:5। ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ, यही दे रहे हैं ना, हाँ, इज 7:15, सॉरी यहाँ 15 कर दीजिए, 7:15, ठीक है जी, यहाँ 15 कर दीजिए। समझ में आ रही है कहानी। अब की बार आपको 32 को 4 भागों में बांटना है इस तरीके से कि वो क्या बने मेरे भाई, एपी बने। क्या बननी चाहिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि 4 टर्म्स एपी में माननी है। वो 4 टर्म्स आप लोगों ने भी पीछे टेबल में पढ़ी ही थी। 4 टर्म्स एपी में क्या मानी जाती है, a-3d, a-d, a+d और a+3d। पहले तो यही याद होना चाहिए, बच्चा यही गड़बड़ कर देता है कई बार, है ना, इसी को मानने में। तो इसको मानना बहुत जरूरी है। ये आपने 4 टर्म्स मान ली। ये जो 4 टर्म्स हैं इन सब का सम होना चाहिए 32। यही तो बोल रहा है कि 32 के 4 हिस्से कीजिए, तो चारों का सम आएगा 32। अगेन डी वाली सारी टर्म्स कैंसिल होगी, तो 4a बराबर 32, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है भाई, 8 आ रही है। a की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है। अब अगली लाइन का मतलब समझिए, कह रहा है रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। जो एक्सट्रीम्स का मतलब क्या होगा कि जो ये दो एंड वाले हैं, एक्सट्रीम्स का मतलब होता है जो एंड वाले होंगे, यानी कि एक तो ये वाला, ये एक्सट्रीम होगा और ये वाला एक्सट्रीम होगा, है ना। और मीन्स मानी ये दोनों, मीन्स का मतलब होगा बीच वाले और एक्सट्रीम्स का मतलब होता है साइड वाले। कह रहा है कि इनके प्रोडक्ट का रेशो 7:15 है। तो जब आप एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा, a² माइनस 9d², डिवाइड बाय, जब आप मीन्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a² माइनस d²। और ये रेशो कितना दे रखा है भाई, ये रेशो दे रखा है 7/15। ए की वैल्यू बेटा 8 गिवन है, डी की वैल्यू आप लोग निकालिए और जल्दी से मुझे आंसर भेजिए। डी की वैल्यू आप लोगों ने निकालनी और आंसर भेजनी है। शिवम ने तो बहुत पहले आंसर भेज दिया था, शिवम गुरुकुल। जल्दी से सभी भाई डी की वैल्यू निकाल के आंसर भेजेंगे। हर्ष ने भी भेज दिया आंसर, जल्दी से। और बच्चे भी निकालो भाई, और भाई भी निकालो। चलो लगभग काफी बच्चों के आंसर आ चुके हैं, तो आप सब निकाल के सॉल्व कर लीजिए। डी की वैल्यू आ रही है +-2, है ना। सॉल्व तो आप लोग खुद कर लेंगे यहाँ से, उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपसे कि डी की वैल्यू आ गई बेटा +-2। ठीक है, डी की वैल्यू आ गई +-2। बस अब डी भी पता है, ए भी पता है, तो आप एपी की टर्म्स बता सकते हैं। क्लियर है, 2 आंसर आ जाएंगे, एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग। अगर क्लियर है तो बेटा वाई लिख के भेजो सारे। क्लियर है तो वाई लिख के भेजो जल्दी से। सबको क्लियर, पक्का, आगे बढ़े। एक ही जगह बेटा 8 पुट करेगा तभी तो आंसर आएगा डी की वैल्यू, वैसे थोड़ी आ जाएगी। ये एक ही जगह 8 जो है वो यहाँ पुट करना पड़ेगा, जब पुट करेगा तभी आंसर आएगा। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसे आप नोट कीजिए। चलिए सभी बच्चे नोट करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। द डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन लिखिए, द डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर, the digits of a positive integer having 3 digits are in AP, having 3 digits, having 3 digits are in AP, having 3 digits are in AP। 3 डिजिट्स है और वो किस में है, एपी में है। 3 डिजिट्स है और किस में, एपी में। एंड देयर सम इज 15, एंड देयर सम इज 15। उन डिजिट्स का जो सम है वो कितना दे रखा है भाई, 15 दे रखा है। एंड देयर सम इज 50। ठीक है मेरे भाई। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग the digits, the number obtained by reversing the digits is 594 less than, is 594 less than, is
594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर, द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, चलिए करिए। फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। समझ रहे हैं? क्वेश्चन को समझ लीजिए पहले अच्छे से। एक 3 डिजिट का नंबर है, और वो जो 3 डिजिट का नंबर है उसकी जो टर्म्स है वो एपी में है। 3 डिजिट का नंबर है, उसकी टर्म्स एपी में है, और उनका सम 15 दे रखा है। जो टर्म्स का सम है वो 15 है। कह रहा था नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर से वो जो नंबर है वो क्या होगा? 594 कम होगा। ओरिजिनल नंबर से 594 कम होगा, आपको नंबर निकालना। चलिए बेटा, सबसे पहले तो हम ऐसा मान लेते हैं, देखो सबसे पहले क्या मान लेते हैं कि चलो ऐसा होगा कि जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा? 3 टर्म्स माननी तो वही मानते जो अपन जानते हैं, ए माइनस डी, है ना। टेंस डिजिट पे क्या आ जाएगा बेटा? टेंस डिजिट पे मान लेते हैं क्या? टेंस डिजिट पे मान लेते हैं ए। और आप जानते हैं 100 वाली जो डिजिट होगी, 100 डिजिट, उस पे क्या मान लेते हैं? ए प्लस बी। बोलो सही बात है। पहले तो 3 डिजिट जो माननी है, क्योंकि 3 डिजिट का नंबर है, तो अपन क्या मान लेते हैं? ये नंबर मान लेते हैं। हाँ अनुभव, आंसर आपका गलत आ रहा है ना? गलत आ रहा है भाई। ये देख लेते हैं अभी, क्या पता सही हो। वैसे नहीं, गलत ही है, कुछ और ही है मेरे पास तो जो आंसर है। ठीक है, देख लेते हैं। नहीं, उल्टा करके भी गलत ही है, कोई गड़बड़ कर रहा होगा। चल देखते हैं। तो कह रहे हैं यूनिट डिजिट ये है, 10 डिजिट ये है, 100 डिजिट ये है। ठीक है, ये आपकी 3 डिजिट है। आप सब जानते हैं इन तीनों का सम उसने 15 बोल रखा है। तो तीनों का सम 15 करने का मतलब क्या होगा? तीनों का सम 15 करने का मतलब क्या होगा? जल्दी से देखते हैं चलो। तीनों का सम 15 करने का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक ही वैल्यू जो आ रही है, इसका मतलब वो 5 आ रही है ना। एक ही वैल्यू 5 आ रही है, ये बात तो अब आप समझ ही गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है, एक ही वैल्यू 5 आ रही है। अगर ये 3 डिजिट हैं, तो जो नंबर बनेगा, मेरे को लगता है यहाँ गलती करी होगी अनुभव, देखियो जरा। जो नंबर बनेगा, नंबर कैसा होता है आपको पता है? नंबर की खास बात क्या होती है कि यूनिट डिजिट वाला तो एज इट इज आता है, 10 डिजिट वाला 10 से मल्टीप्लाई होके आता है, और 100 डिजिट वाला 100 से मल्टीप्लाई होके आता है। बोलो, क्या यही किया था अनुभव, या कुछ और था? बोल। हाँ, जल्दी से बताओ। है ना, इस प्रकार से लिखना है। जो नंबर होगा इस प्रकार से लिखना है। यूनिट डिजिट वाला एज इट इज, टेंस वाला 10 से, और 100 वाला 100 से। तो नंबर यहाँ से आपको दिख जाएगा। नंबर आ रहा है बेटा 100 और 10, 110 और एक ए, 111 ए। एक तो ये आ गया, ठीक है बात ये। और 100 डी में से माइनस डी जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा? 99 डी आ जाएगा। ये आपके पास नंबर आएगा। समझ रहे हैं? फिर कह रहा है कि जब इस नंबर को रिवर्स कर दिया गया, जब इस नंबर को क्या कर दिया गया? डिजिट्स को रिवर्स कर दिया गया। अब रिवर्स करने का मतलब होने वाला है कि जो ये था नीचे वाला, ये यूनिट पे हो गया, और यूनिट वाला 100 पे हो गया। टेंस तो वहीं पे रहेगा, रिवर्स से टेंस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 1 to 3 का रिवर्स तो 3 to 1 होता है, 2 तो बीच में ही रहता है। तो यानी ये वाला अब 1 डिजिट का हो जाएगा, तो इसको तो एक बार लिखेंगे टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करके, और ये अब 100 पे आ जाएगा, तो इसको किससे लिखेंगे? 100 ए माइनस 100 बी। इसको कैसे लिखेंगे? 100 ए माइनस 100 बी। तो नंबर क्या हो जाएगा भाई? नंबर को जरा ध्यान से देखते हैं। नंबर यहाँ से हो जाएगा आपका कितना? वही कितना? 111 ए तो आ ही रहा है ना। 111 ए, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया ऊपर? यहाँ माइनस में आना था प्लस में? हाँ माइनस में आ जाएगा, चलो ठीक है। 111 है और भी आ जाएगा माइनस का 999 बिल्कुल सही है। 111 है और माइनस का, तो
हाँ जी ठीक है, अब आपको आवाज आ रही होगी। तो मैंने क्या किया था कि हमने कहा था कि नंबर जब रिवर्स हो रहा है, नंबर जब क्या हो रहा है भाई, रिवर्स हो रहा है। रिवर्स होने का मतलब जो चीज पहले 100 डिजिट पे थी अब वो यूनिट डिजिट पे आ गई, और जो यूनिट पे थी वो 100 पे आ गई। तो उस प्रकार से मैंने नंबर को लिख दिया और ये नंबर आ गया। अब कहानी में क्या कह रहा था, कहानी में ये कह रहा था कि नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, क्या कह रहा था देख लीजिए एक बार। नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यहाँ दिया होगा ऊपर, चलो। नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ये जो नंबर अब आया है ये इस नंबर से कितना छोटा है, 594। ये इस नंबर से, आवाज आ रही है क्या सबको, एक बार बताना। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बेटा। रमन तेरे एंड पे दिक्कत हुई होगी भाई। चलो, मैं क्या कह रहा था कि नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 594, यानी ये जो नंबर है वो इससे 594 छोटा है। ये वाला नंबर इस नंबर से 594 छोटा है, यानी इस वाले से 594 घटा दो तो ये नंबर आपको मिल जाएगा। कर देते हैं इस चीज को, क्या कि 111A प्लस 99D, इसमें से क्या घटाया 594, और वो बराबर आएगा किसके, 111A माइनस 99D के बराबर आएगा। समझ रहे हैं आप बात? आप जानते हैं यहाँ से ये चीज तो एज इट इज कैंसिल हो जाएगी, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। वो वाला माइनस का 99D इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 99 और 99 कितना हो जाएगा, बोलिए 198 इज इक्वल टू 594। कोई बताएगा डी कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ डी कितना आ रहा है। ये डी की वैल्यू 3 आ रही है क्या, तो डी की वैल्यू आप कह रहे हैं 3 आ गई, तो अगर डी की वैल्यू 3 आ गई तो जो नंबर होगा, ओरिजिनल नंबर तो ये था आपका, ओरिजिनल नंबर ये था आपका, बोलो था कि नहीं था। इसके अंदर जब आप ए डालेंगे, ए आया है कितना 5 और डी आया है 3, तो डाल देते हैं 111 इंटू 5 और डी आ गया कितना भाई 3, तो कितना आ गया ओवरऑल 5 5 5, और ये कितना आ गया बेटा, बोलिए 297। 7 और 5 12 का 2, एक ऊपर 9 और 10 15 का 5, एक ऊपर 852। बोलो क्या आपका आंसर सही आ रहा है, बोलो। अबे रोहित कैलकुलेशन में भी गलती कर रहा है, जल्दी से बोलो कि आप सबका आंसर आ रहा है, ये नहीं आ रहा। अब सही आ रहा है, ठीक है। चलो नोट कर लो बेटा इस क्वेश्चन को जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेनी है स्क्रीनशॉट ले लो। पहले ये था क्वेश्चन, ये था आपका पहले क्वेश्चन। और ये था इसके नीचे का पार्ट, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। कर लिया बेटा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए जल्दी से लिखिए बेटा। इन एन एपी, इन एन एपी है ना, एक एपी के अंदर S1 आपको गिवन है बेटा, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू कहाँ तक, Tn तक। इस चीज को S1 बोल रहा है वो, समझ रहे हैं, जो उसकी n टर्म्स का सम है उसे S1 बोल रहा है, और n क्या है, ऑड है। ये गिवन कर दिया उसने आपको, n इज ऑड, जो n है वो ऑड है, यानी जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो ऑड होंगी, या तो 3 होंगी 5 होंगी 7 होंगी, इस प्रकार। उसके बाद कह रहा है कि जो S2 है, जो S2 है, S2 इसके अंदर जो बोल रहा है वो है आपके पास, लिखिए S2 इज T2 प्लस T4 प्लस T6 अप टू Tn-1, अप टू Tn-1। आप सब समझ पा रहे हैं S2 है क्या। S2, ये जो सीक्वेंस उसने लिखा, इस सीक्वेंस की इवन टर्म्स है ना, यानी कि दूसरी टर्म आ गई, चौथी टर्म आ गई, छठी टर्म आ गई, और क्योंकि n ऑड था तो ये वाली तो ऑड वे नंबर पे आ रही होगी, तो उससे एक पहले इवन टर्म ये आई होगी। आपसे ये पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ S1 अपॉन S2, फाइंड फाइंड S1 अपॉन S2 इन टर्म्स ऑफ n, फाइंड S1 अपॉन S2 इन टर्म्स ऑफ n, n की टर्म्स में आपको S1 अपॉन S2 की वैल्यू निकालनी। समझ रहे हैं आप पूरी कहानी को, n की टर्म्स में आपको क्या करना है, S1 अपॉन S2 की वैल्यू निकालनी, ठीक है। चलो तो S1 की वैल्यू तो मुझे लगता है आप सब बड़े आसानी से निकाल लोगे, S1 निकालने में तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले जो n टर्म्स का सम होगा, S1 की वैल्यू क्या आएगी, n/2, है ना, n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है T1 और लास्ट टर्म है Tn, है ना, फर्स्ट टर्म है T1 और लास्ट टर्म है Tn।
आप मुझे अब अगला S2 के लिए बताइए, क्योंकि S2 के लिए भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, S2 के लिए भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे फर्स्ट टर्म और आखिरी टर्म तो पता ही है, ये दोनों हैं। आप मुझे n की संख्या बताइए, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है S2 के अंदर, वो मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। S2 के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, S2 के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, जल्दी से ये बताइए मुझे आप। नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा हूँ बस, हाँ S2 के अंदर कितनी टर्म्स यहाँ लिखी गई हैं वो बता दीजिए आप। अनुभव ने सही बता दिया, एक दो बच्चों ने और बीच में सही बताया था। जो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर है बेटा वो है n-1/2, ये ध्यान दो। यहाँ पर ये जो लिखी गई है ना, ये कितनी टर्म्स लिखी गई हैं, n-1/2। सोच के देखना इस बात को, इस बात को बिल्कुल ध्यान से सोच के देखना, समझ के चलो मेरे साथ, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए n की संख्या तो ऊपर ऑड है, आप कोई भी ऑड नंबर मान लीजिए। मान लीजिए आपने ऑड नंबर सोचा 11, यानी ऊपर कितनी टर्म्स है, 11 टर्म। उन 11 में से अगर आप इवन वाली टर्म्स को उठाते हैं, इवन नंबर पे आने वाली, तो कितनी टर्म्स होंगी। उन 11 में से अगर आप इवन वाली को उठाएंगे तो कौन सी होंगी, दूसरी, चौथी, छठी, आठवीं और 10वीं, 5 आ जाएंगी, 5 आ जाएंगी। बोलो सही बात है कि नहीं। यानी कि जो आखिरी टर्म है उसको तो आप भूल जाइए, वो ऑड वे नंबर पे आ रही है, उसे तो आप भूल जाइए। उससे पहले इवन और ऑड की संख्या बराबर होगी, समझ रहे हैं। आखिरी वाली को तो आप भूल जाइए, वो तो ऑड वे नंबर पे आ ही रही है, उसे आप भूल जाइए। उससे पहले जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो सारी, उसमें आधी इवन है और आधी ऑड है। अब अगर आप एन वाले को भूल जाते, जो एन नंबर पे आ रही है उसे भूल जाते, उससे पहले n-1 रही होगी। तो अगर n-1 में आधी ऑड है और आधी इवन है, तो आपके पास ऑड जो होंगी या इवन जो होंगी वो कितनी आएंगी, n-1/2। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई कि ये जो संख्याएं हैं ये कितनी है, n-1/2 है। जल्दी से रिप्लाई में बताओ, क्या आपको क्लियर हुआ सारे बच्चों को। ये जो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ है वो है n-1/2। चलो बस क्लियर है। तो अब नंबर ऑफ टर्म्स की जगह तो ये आएगा, यानी n की जगह आएगा n-1/2 और एक 2 आएगा जो फॉर्मूला का है, समझ रहे हैं। ये तो क्या आया, ये तो आया नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, और ये क्या आया फॉर्मूले में। जैसे यहाँ n था नंबर ऑफ टर्म्स तो n आया, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स ये है। और साथ में क्या आएगा, फर्स्ट टर्म इसकी क्या है t2 और इसकी लास्ट टर्म क्या है tn-1। उम्मीद करता हूँ आप सब समझ पा रहे होंगे। मुझे S1/S2 निकालना है, यानी इन्हीं दोनों का डिवीजन करना है, तो इन्हीं दोनों को डिवाइड कर देते हैं। इन्हीं दोनों को क्या कर देते हैं भाई, डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो आप देखते हैं 2 से 2 कट जाएगा बेटा। बोलिए आप में से कितने बच्चे मेरी इस बात से सहमत है कि मैं इसको इससे भी काट ही सकता हूँ, जल्दी से बताइए। मैं इसको इससे काट सकता हूँ। आपको एपी की प्रॉपर्टी याद आई कि जो मतलब जो सम पहली और आखिरी का आएगा वही सम दूसरी और सेकंड लास्ट का आएगा। जल्दी से बोलो, ये सेकंड लास्ट ही तो है। क्या आपको याद आई बात की नहीं आई, वही सम दूसरी और सेकंड लास्ट का भी आएगा। तो यानी ये सम और ये सम बराबर ही आएगा। ये पहली और आखिरी है, ये सेकंड और सेकंड लास्ट है, दोनों का सम बराबर आएगा। बराबर आएगा तो इसको आप काट दीजिए, 2 से 2 को आपने काट दिया, ये वाला 2 ऊपर आ जाएगा। तो ओवरऑल आंसर इज 2n/n-1। बोलो क्या आप सबको आंसर क्लियर है बेटा, क्या आप सबको ये आंसर क्लियर है। हाँ जी एवरीबॉडी। ठीक है, सम बराबर होगा बेटा, है ना। पहली और आखिरी का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट का वो बराबर होगा, बस ये चीज हमने इसमें यूज करी है। तो इस चीज को आप देख सकते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे दौड़ते हैं। जल्दी से आप लोग लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। फाइंड डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की डिग्री फाइंड कीजिए। मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जल्दी से लिखिए। 1 + x की पावर 6, 1 + x⁻11, और ये चीज चलती जाएगी चलती जाएगी। लास्ट में आ रहा है 1 + x की पावर 101, 1 + x की पावर 101। आपको इस एक्सप्रेशन की क्या निकालनी है, डिग्री क्या आएगी, डिग्री। चलो भाई डिग्री बताओ, डिग्री। तो बेटा डिग्री निकालने के लिए आपको पता है डिग्री कैसे पता चलेगी, जब आप x को x से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी ये वाली टर्म जब इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, समझ रहे हैं। जब x की सारी हाईएस्ट पावर मल्टीप्लाई होंगी, जैसे एक बच्चे का आंसर आ चुका है, नहीं गलत आया बेटा। जब x की हाईएस्ट पावर सारी सारी जब मल्टीप्लाई होंगी, तो जो x की पावर बनेगी वही आपका आंसर होगा। जल्दी से बोलो,
वही आपका आंसर होगा, क्योंकि डिग्री क्या होती है, एक्स की वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर। डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर। और सबसे बड़ी पावर कब मिलेगी, जब आप इस एक्स को यानी एक्स वाली टर्म्स को सारों को आपस में मल्टीप्लाई कराओ। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? पहले तो ये बताइए, क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि डिग्री डिग्री कब मिलेगी? वैसे तो इसमें बहुत सारी टर्म्स मिलेंगी, है ना, वैसे तो इसमें बहुत सारी टर्म्स मिलेंगी, लेकिन जो मैक्सिमम टर्म है वो कैसे निकलेगी, जब आप एक्स वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कराओगे। क्योंकि इनको मल्टीप्लाई कराने का मतलब, जब आप एक्स की पावर 1 को एक्स की पावर 6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी 1+6 हो जाएगी। फिर जब इससे कराओगे तो 1+6+11 हो जाएगी। तो ओवरऑल जो डिग्री आएगी वो क्या आएगी बेटा, 1+6+11, और आखिरी जो एक्स की पावर है वो कितनी है बेटा, 101। आखिरी जो एक्स की पावर है वो कितनी है, 101। आपको इस एपी का सम निकालना है। तो एपी का सम आप जानती हैं, मुझे नहीं लगता उसमें किसी बच्चे को दिक्कत होगी यहाँ से, है ना। सबसे पहले आप चाहे तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लीजिए इसके अंदर। तो अगर 101 मेरी nth टर्म है तो ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1, और डिफरेंस आ रहा है 5। ठीक है जी, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा 20, 20 में से एक ऐड हुआ तो 21, तो n की वैल्यू आ रही है बेटा 21। अगर n की वैल्यू 21 आ रही है तो सम का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट और लास्ट हो जाएगा तो 102। आप इससे इसको काट दीजिए, 2 5 10, तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से कितना आ रहा है जल्दी से बोलिए, सब बच्चों ने भेज रहा है 1071, तो आंसर इज 1071। क्या आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ, कैसे वो सम के फॉर्मूला का डिग्री में भी प्रयोग करवा सकते हैं, जल्दी से बोलिए। क्या आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?